सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के स्कॉलर्स। और आज मैं आप सबके सामने मौजूद हूँ विद क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 दैट इज़ फेडरलिज्म। राइट। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसको भी कोशिश करेंगे हम कि हम अंडर 30 मिनट्स में समझें। इसमें देखो एनसीईआरटी में काफ़ी सारी कहानियाँ दी हुई है। मैंने सारी एनसीईआरटी की हेडिंग को उठाए हुए है जो आपके एग्जाम पे इंपॉर्टेंस बन जाती है फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऑब्वियसली। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा तुम्हें सारी जितनी भी मेन मेन हेडिंग्स हैं एक बार वो पढ़ाया जाए। मैंने किसी फालतू बात को उनको शॉर्ट में समराइज करके बताया हुआ है। मैं अगेन बोलता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, तुम्हें बेटर समझ में आएगा। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इस वीडियो को 2-3 बार देखना, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तुम दे पाओगे फिर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये जो चैप्टर है फेडरलिज्म, राइट, ये क्या है। देखो, व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म तुम्हारा वो सिस्टम है गवर्नेंस का। ठीक है। गवर्नेंस मतलब किसी कंट्री को चलाना। ठीक है। तो फेडरलिज्म तुम्हारा वो सिस्टम है गवर्नेंस का जहाँ पे पावर डिवाइड हो जाती है बिटवीन सेंट्रल की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म तुम्हारा एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर का डिवीजन हो जाता है गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है। सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ठीक है। और दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने अपने स्फेयर में। मतलब दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के पास अपने अपने फैसले लेने का अधिकार होता है। दूसरा, उन दोनों के पास ये पावर नहीं होती है कि वो दोनों एक दूसरे के मामले में, एक दूसरे के एरिया ऑफ वर्क के ऊपर इंटरफेयर करें। ये अगली चीज है। ठीक है। दिस इज फेडरलिज्म। क्यों फेडरलिज्म को प्रेफर किया जाता है? तो फेडरलिज्म को प्रेफर किया जाता है, फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री होने के कारण इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा टाइप के रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर और रीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है। और जब इंडिया में अब इतने टाइप के रीजन, कल्चर और लैंग्वेज देखने को मिलते हैं तो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जगह की जो लोग हैं उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग नीड्स होती हैं। इसीलिए फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म अलाउ करता है कि वो थोड़ी पावर अलग अलग लोगों को देता है। ऐसा नहीं कि सारी पावर सेंटर के पास आ जाए, बल्कि स्टेट्स और लोकल लोगों को भी पावर देने का काम करता है। ठीक है। जिससे उनको ऐसा लगता है कि उनकी जरूरतें, जो उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। फेडरलिज्म अलाउ करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। अगला, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है डिसीजन मेकिंग जो है वो स्टेट लेवल पे भी हो सकती है, नेशनल लेवल पे भी हो सकती है। साथ के साथ इंडिया जो इतना डाइवर्स कंट्री है, तो कहते हैं ना इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करने का काम करता है और नेशन को यूनाइटेड रखता है। अगला आता है फेडरलिज्म के मेन फीचर क्या है, कई बार ये भी डिफाइन करने को आ जाता है। तो लिखो कि फेडरलिज्म का एक मेन फीचर ये है कि बेटा गवर्नमेंट आपका दो या दो से अधिक लेवल पे आपको देखने को मिलती है एक ही कंट्री के अंदर। ठीक है। साथ के साथ जो पावर है हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की वो लिमिटेड होती है, वो डिफाइंड होती है। फेडरलिज्म का अगला फीचर कि हर कंट्री की जो पावर है वो क्या है, लिमिटेड है। हर कंट्री की जो पावर है वो डिफाइन कर दी जाती है। तीसरा फीचर ये है बेटा कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे तुम्हारा फेडरलिज्म फॉलो होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देश का संविधान, जो देश की लॉ बुक है। ठीक है। और जहाँ पे देश का ये लिखा हुआ है कि देश को कैसे चलाया जाएगा, तो उस देश का संविधान ही उस देश का सुप्रीम लॉ बन जाता है और हर एक लेवल पर पावर को समझाने का काम करता है। तो ये है तुम्हारा अगला फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है इतना इजीली। अगली चीज, और ये जो सिस्टम है फेडरलिज्म वाले सिस्टम में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है। कि मेन फीचर क्या है फेडरलिज्म के, फेडरलिज्म का एक पहला फीचर निकल के आता है कि जहाँ पे भी फेडरलिज्म फॉलो होगा वहाँ पे गवर्नमेंट के दो या दो से ज्यादा लेवल होंगे। दूसरा क्या निकल के आता है, हर लेवल पे पावर को हम डिवाइड कर देंगे, कोई लिमिट लगा देंगे। तीसरा, जहाँ पे फेडरलिज्म फॉलो होगा वहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ जो होगा ना, वो हर एक लेवल पर, सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर लेवल पर समझाएगा कि पावर जो है वो कैसे डिवाइड हुई है। चौथा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। और लास्ट, हमारे देश का जो संविधान होगा वो लिखित होगा, रिटर्न होगा। ठीक है। अब देखो, ये आएगा फिर तुम्हारे मन में, देखो चलो फेडरलिज्म आपने बता दिया सर, फेडरलिज्म अच्छा क्यों है ये बता दिया इंडिया के लिए, है ना। और फेडरलिज्म के फीचर क्या होता है आपने ये भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर पावर कैसे डिवाइडेड है। देखो बेटा, इंडिया के अंदर जो तुम्हारी पावर है, मैं तुम्हें बता ना, फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर का डिवीजन। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर का डिवीजन इन टू या टू से ज्यादा लेवल, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है। तो इंडिया के अंदर ये पावर का डिवीजन कैसे हुआ है? तो इंडिया के अंदर जो हमारे देश का संविधान है वो पावर को यूनियन यानी कि सेंट्रल, केंद्र सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के बीच में बांटता है तीन लिस्टों के कारण। ठीक है। थ्री लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट का मतलब होता है बेटा, लिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे ये बताना कि किसके पास क्या पावर है। तो एक लिस्ट। ठीक है। हमारे देश का संविधान जो है ना, वो हमारे देश में जितनी भी पावर है गवर्नमेंट के पास उसको लिस्ट के अंदर डिवाइड करता है, एक लिस्ट में डिवाइड कर देता है। और ये तीन लिस्टों में डिवाइड करता है। पहली लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें
जितनी भी पावर सेंटर के पास, जितनी भी पावर केंद्र सरकार के पास है, वो सारी पावर्स लिखी है। दूसरी होती है तुम्हारी स्टेट लिस्ट, जिसमें जितनी भी पावर तुम्हारी राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो लिखी होती है। तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट में तुम्हारी मेंशन्ड होती है वो सारी पावर जो जिस पे फैसले लेने का अधिकार तुम्हारा दोनों को होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। इसके अलावा एक लिस्ट और होती है रेजिड्यूरी लिस्ट, और ये लिस्ट जो तुम्हारी होती है, अगर मान लो इन तीनों लिस्टों में कुछ भी मिस हो जाता है तो उसमें आता है, रेजिड्यूरी लिस्ट में आता है, और उसमें मेन तुम्हारी चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, यूनियन की चलती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं यूनियन लिस्ट क्या होती है। तो यूनियन लिस्ट हमारी वो लिस्ट है जिसमें कि सारे सब्जेक्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जो नेशन की इंपॉर्टेंस की है, मतलब देश के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो सारे मुद्दे होते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा डिफेंस जो हो गया। अच्छा, इसको बहुत ध्यान से देखना, कई बार एग्जाम में मैंने देखा है बोर्ड में ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है नेशनल इंपॉर्टेंस का, या इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है नेशनल इंपॉर्टेंस का। ठीक है, तो एक बार देखना कौन सी लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है, और जब भी तुम आंसर लिखोगे 2-3 सब्जेक्ट को तुम याद करके जाना, कि एग्जाम्पल देना है, क्योंकि जितना एग्जाम्पल दोगे उतने तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, जैसे तुम्हें डिफेंस देखने को मिलता है, तुम्हें फॉरेन अफेयर्स देखने को मिलेगा, राइट? हमारे देश के बाहर के देशों के साथ कैसे रिलेशंस होंगे, ये भी तो देश को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, तो नेशनल इंपॉर्टेंस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। एटॉमिक एनर्जी, ठीक है? साथ के साथ बैंकिंग हो गई हमारे देश की, सब यूनियन लिस्ट में आती है। स्टेट लिस्ट में क्या आता है? स्टेट लिस्ट में तुम्हारे वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि तुम्हारे स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? ये सब आता है, प्रॉपर्टी वगैरह, ये सारे भी पता है किसमें आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। लास्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर तुम्हारे वो टॉपिक आते हैं जो तुम्हारे दोनों के इंटरेस्ट के होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के भी और तुम्हारे स्टेट इंटरेस्ट के भी, ठीक है? और इसमें फैसले दोनों ले सकते हैं, तुम्हारी यूनियन गवर्नमेंट भी ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। एग्जाम्पल तुम्हारा एजुकेशन हो गया, एजुकेशन में तुम्हें सेंट्रल स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं और स्टेट स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट हो गया, जंगल भी, दोनों सरकार मतलब केंद्र सरकार के अंदर भी आता है और राज्य सरकार के अंदर भी आता है। ट्रेड यूनियन, मैरिज, डिवोर्स, ये सब, ठीक है? अब देखो, इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो फ्लेक्सिबल कैसे है, ठीक है? तो अगर मैं तुमसे बोलूँ इंडिया में जो फेडरलिज्म फॉलो करता होता है वो रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार जो बन गया वही बन गया, चेंज नहीं हो सकता है। तो इंडिया में बट जो तुम्हारा फेडरलिज्म है वो फ्लेक्सिबल है। कैसे? क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट ना लॉज बना सकता है, स्टेट लिस्ट में और नेशनल मतलब यूनियन लिस्ट में, ठीक है? तो इंडिया में हमेशा ही पार्लियामेंट के पास एक चांस रहता है कि वो नए-नए कानून बना के डाल सकता है स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के अंदर, जो भी उसको लगता है नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, जो भी उसको लगता है कि देश के लिए ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं। पार्लियामेंट कई बार स्टेट्स की बाउंड्री वगैरह भी चेंज कर देता है, नए स्टेट वगैरह भी बना देता है, ठीक है? ये काम भी करता है पार्लियामेंट, राइट? फिर इंडिया में सेंटर स्टेट के रिलेशन कैसे, ये भी देख लो एक बार ध्यान से। यूनियन या स्टेट के रिलेशन क्या, सेंटर यूनियन एक ही बात है, ठीक है? यहाँ पे याद रखना, पूरी बुक में भी एनसीईआरटी में भी कहीं पे भी अगर दिया हो, और यहाँ भी जितने बार में तुम्हें बताऊंगा सेंटर और स्टेट, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर या यूनियन एक ही बात है, ठीक है? याद रखना, सेंटर या यूनियन, आई रिपीट अगेन, सेंटर यूनियन एक ही बात। अब देखो, बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड कोऑपरेट विद ईच अदर। देखो, इंडिया के अंदर और वैसे वर्ल्ड में भी हम लोग को एक बार नोटिस करनी चाहिए कि सेंटर और स्टेट दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और डिस्प्यूट तब अराइज होते हैं, कलेश तब देखने को मिलता है तुम्हें, जब सेंटर और स्टेट है ना पावर शेयरिंग या किसी रिसोर्स की शेयरिंग को लेकर आपस में लड़ जाते हैं। इसलिए गुड सेंटर और स्टेट के रिलेशन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर देश को अच्छे से फंक्शन करना है, ठीक है? और हमें बहुत ज़्यादा कलेश तुम्हारा कहाँ देखने को मिलता है, देखो ये तुम्हें एक डिस्प्यूट देखने को मिलता है कभी कभी रिवर वाटर शेयरिंग। तुमने कावेरी रिवर कावेरी वाटर डिस्प्यूट का नाम सुना होगा, साउथ इंडिया में कर्नाटका वगैरह, तमिलनाडु वगैरह जो ये स्टेट है ना, इनके बीच में एक रिवर वाटर डिस्प्यूट है, सिर्फ इसलिए नदी का पानी कौन सा ज़्यादा शेयर करेगा कोई, ठीक है? इसको लिखते याद रखना, रिवर वाटर को लेके, लैंग्वेज को लेके कई बार डिस्प्यूट हो जाता है, कई बार फंड्स को लेके कि फंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसको लेके डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक? बस अब थोड़ा सा आ जाओ, इंडिया में पावर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, याद रखना, मैंने अगेन तुम्हें बता दिया है। तो इंडिया में हमारा मेन फोकस है कि हम लोग लोगों के वेलफेयर की ओर काम करें। इंडिया में हमारा मेन फोकस है हम लोग क्या फेडरलिज्म की स्पिरिट को बनाए रखें, हम लोग पावर को डिवाइड करें। इसके लिए इंडिया ने क्या किया है, 3 लिस्ट बना दी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में तुम्हारे वो सब्जेक्ट्स आते हैं जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है फैसले लेने की। स्टेट लिस्ट में तुम्हारे वो सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है फैसले लेने की। और कॉन्करेंट लिस्ट हमारी वो लिस्ट होती है जहाँ पे तुम्हारी यूनियन और स्टेट दोनों मिलके लॉज, दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। तो जो तुम्हारा देश का संविधान है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनियन और स्टेट के बीच में 3 लिस्टों के थ्रू। और ये लिस्ट देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, 7 शेड्यूल, ये याद रखना। 7वां जो शेड्यूल है देश का, 7 शेड्यूल से आई है, ठीक है? देश के संविधान के 7 शेड्यूल में
ये इंश्योर करता है कि दोनों लेवल पे जो गवर्नमेंट है सेंट्रल और स्टेट में वो फंक्शन कर सके बिना एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर किए। और कई सब्जेक्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो बेटा दोनों लिस्टों में कॉमन तुम्हें देखने को मिलते हैं, ठीक है, और वो तुम्हें देखने को मिलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। फिर वही यूनियन लिस्ट एक बार बता दिया, इसमें तुम्हारे वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। अगेन बार बार बता रहा हूँ तुम्हें, तीनों लिस्ट है जो कि बोर्ड एग्जाम बार बार पूछते हैं। फिर तुम्हें डिफेंस देखने को मिल जाएगा, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, एक बार देख लेना कि क्या क्या इसमें आता है। कई बार ये तुमसे पूछा जाता है कि एग्जाम्पल दो, या कई बार एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेगा, तो ऐसा रहता है। फिर स्टेट लिस्ट देख लो एक बार, इसमें स्टेट इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा पुलिस हो गया, तो पुलिस तुम देखते हो ना, जैसे आर्मी तो एक ही होती है ना हर जगह की, पर पुलिस तुम्हें क्या यूपी पुलिस अलग देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र पुलिस अलग देखने को मिलेगी, दिल्ली पुलिस अलग देखने को मिलेगी। वही हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो पुलिस तुम्हें हर स्टेट की अलग देखने को मिलती है, तो स्टेट लिस्ट में आती है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर अगर तुम देखो हर जगह का अलग 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 सब्सिडी वगैरह दी जाती है। लोकल गवर्नमेंट हर जगह की अलग है ना, लैंड रिफॉर्म्स ये भी हर जगह का अलग अलग है। तो ये चीज़ तुम्हें देखने को मिलता है, ये तुम्हारा किस में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। देख लो ये सब्जेक्ट तुम्हारे स्टेट लिस्ट के अंदर है। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, लैंड एंड लैंड रिफॉर्म। मैं फिर से एक बार यूनियन लिस्ट के अंदर देख लो कौन कौन से आते हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, करेंसी, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सिटीजनशिप। ये ध्यान से देखो। फिर ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार ये भी पूछा जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। तो कॉन्करेंट लिस्ट तुम्हारी वो लिस्ट है बेटा इसमें तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हें देखने को मिलते हैं कॉमन इंटरेस्ट के। इसमें तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हें देखने को मिलते हैं कॉमन इंटरेस्ट के। इसका एग्जांपल क्या क्या बेटा, इसका एग्जांपल है तुम्हारा एजुकेशन तुम्हें देखने को मिलता है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, क्रिमिनल लॉ। तुम्हारे ये वो लिस्ट है जिसके अंदर जो दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों जिसमें इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का मतलब ये है कि दोनों जिसमें फैसले ले सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा यूनियन भी और तुम्हारा स्टेट भी, वो तुम्हारे सब्जेक्ट आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, इसी को हम लिस्ट ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा एजुकेशन, जैसे तुम देखते होगे ना, केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कूल्स हैं, और तुम देखते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल्स हैं, या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह पे तुम्हें देखने को मिलते हैं, सेंटर के भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। फॉरेस्ट, जंगल पे क्या, जंगल में तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी फैसले ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी फैसले ले सकती है। तो ये तुम्हारी चीज़ें देखने को मिलती है कॉन्करेंट लिस्ट में। अच्छा, इसके अलावा ना बेटा तुम्हारी एक लिस्ट और होती है, चौथी टाइप की। अगर कोई 3 बता रहा है तो याद रखना एक चौथी भी होती है, दैट इज़ रेसिड्यूरी लिस्ट या रेसिड्यूरी पावर्स। ये क्या होता है? अगर मैं तुम्हें बताऊँ, कुछ सब्जेक्ट तुम्हारे ऐसे होते हैं जो तीनों लिस्ट में से कहीं मेंशन नहीं होते, उन्हीं को हम बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। इंडिया के अंदर जो तुम्हारी रेसिड्यूरी पावर्स हैं, वो तुम्हारी यूनियन गवर्नमेंट के पास लाई करती है, और ये इंश्योर करती है कि नए और इमर्जिंग इश्यू जो हैं, उनके साथ हम इफेक्टिवली डील कर सकें। ठीक है? तो जो सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, वो सब्जेक्ट तुम्हारे जो पेंडिंग वाले हैं वो आते हैं रेजिडुअरी लिस्ट में। और एक बात याद रखना बेटा, ये जो रेजिडुअरी लिस्ट है, ये रेजिडुअरी लिस्ट की एक खास बात है कि इसमें जो मेजर से होता है वो होता है यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। फॉर एग्जाम्पल साइबर लॉज हो गया, स्पेस हो गया, इंटरनेट के रेगुलेशंस हो गए, ये आते हैं तुम्हारे रेजिडुअरी लिस्ट में, ठीक है। अमेंडमेंट से क्या समझते हो, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो अगर मैं तुम्हें बताऊं, हमारे देश का जो संविधान है हमें अलग-अलग प्रोसीजर वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब होता है ना बेटा बेसिकली जो संविधान के अंदर चीज़ें दी गई है उसमें बदलाव करना, उसे अमेंडमेंट कहते हैं। तो हमारे देश का संविधान है हमें अलग-अलग प्रोसीजर देता है, जिसमें हमें अमेंडमेंट के प्रोविज़न देखने को मिलते हैं, किसके रिलेटेड, कि यूनियन और उसकी पावर क्या है, उसके रिलेटेड। कई बार अमेंडमेंट हुए हैं, कई बार बदलाव हुए हैं देश के संविधान में। स्टेट और स्टेट की पावर क्या है उसके रिलेटेड कई बार बदलाव हुए हैं। दोनों यूनियन और स्टेट को लेके बदलाव हुए हैं और बाकी के प्रोविज़न्स, ठीक है? अच्छा। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ इससे मुझे याद आया, इंडिया में जो तुम्हारा फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म फॉलो होता है वो है क्वासी फेडरलिज्म। क्वासी फेडरलिज्म का मतलब समझते हो क्या होता है? एक होता है फेडरलिज्म जिसमें इक्वल लेवल पे तुमने पावर शेयरिंग कर दी, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। इंडिया में ये है कि बेटा इंडिया में सेंटर स्ट्रांग है, मतलब केंद्र के पास ज्यादा पावर है, पीएम इज मोर पावरफुल देन सीएम, राइट। तो इंडिया में तुम्हारा क्वासी, क्वासी का मतलब होता है ऐसा फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म जिसमें पावर तो शेयर हो रही है बट तुम्हारा सेंट्रल ज्यादा स्ट्रांग है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखो आगे, इंडिया में फेडरलिज्म का इमरजेंस कैसे होता है? तो इंडिया ने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और ये तुम्हें देखने को मिलता है इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, याद रखना इससे। और साथ के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स है वो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं ताकि इंडिया में यूनिटी और डाइवर्सिटी को माइंड में रख सके। इसको एक बार को बस मोटा मोटा देखो, और ये देखो एक बार ध्यान से, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कॉपरेशन, ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्या होगा, देश में कलेश होता रहेगा, देश में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो बेटा कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है अच्छी गवर्नेंस के लिए। दोनों लेवल को एक साथ काम करने की ज़रूरत है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। अगर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे तभी तो नेशन का जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो पाएगा। तो कई सारे नेशनल इशू जैसे कि तुम्हारे हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, इसमें दोनों के एफर्ट की ज़रूरत है। हेल्थ केयर सुधारने के लिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसे साथ लगेगा। एजुकेशन, इकोनॉमी, ये तुम्हारे वो सब्जेक्ट्स हैं।
तो बेटा कॉपरेशन तुम्हारा हेल्प करता है इन प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करने में। अच्छा, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म के अंदर अब तुम एक टाइप देख लो। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है स्टेट कई बार अच्छा आपस में कम्पीट कर सकती है एक दूसरे से, ताकि वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, इंडस्ट्रीज को, टूरिज्म देखो, टूरिज्म के अलग अलग जगह, फॉर एग्जाम्पल गुजरात टूरिज्म का तुम्हें ऐड देखने को मिलता है। एक तुम देखोगे यूपी टूरिज्म की टैगलाइन भी ना, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, यूपी टूरिज्म का तुम्हें एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है। तो कई बार तुम्हारी स्टेट्स आपस में कम्पीट करती है टू अट्रैक्ट क्या, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज अपने वहाँ बनवाने के लिए, टूरिज्म अपने वहाँ बनवाने के लिए, जिससे कि तुम्हारा जो डेवलपमेंट है ना वो प्रमोट होता है। और ये हेल्दी कंपटीशन कई बार अच्छी सर्विसेज और अच्छी इनोवेशन प्रोवाइड कराता है स्टेट्स को। बट कई बार हमें एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि इस कंपटीशन के चलते कभी भी देश की यूनिटी को हार्म नहीं होना चाहिए, ना ही देश की इक्वलिटी को हार्म होना चाहिए। और हमारा एम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि डेवलपमेंट हम सबका कराए, ना कि फ्यू का। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और है, हमारे देश में फेडरलिज्म को अश्योर करने के लिए हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि हमने कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए कुछ स्टेट्स के लिए, मतलब कई स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल नियम वगैरह है। ठीक है, जैसे तुम्हारा जम्मू कश्मीर, अच्छा यहाँ से तो हट गया है, पहले आर्टिकल 370 करके यहाँ पे एक अनुच्छेद, मतलब हमारे देश के संविधान के अंदर ना एक लॉ था, बेसिकली मान लो, अगर तुम आर्टिकल वगैरह भी नहीं समझ रहे हो तो आर्टिकल का मतलब एक काइंड ऑफ लॉ होता है। ठीक है, हमारे देश के अंदर आर्टिकल 370 था पहले के टाइम पे, 2018-19 के टाइम तक। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा आर्टिकल 370 था ना, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, और इसके तहत जम्मू कश्मीर के पास पहले कुछ समय तक तो अपना अलग फ्लैग, अपनी अलग पार्लियामेंट, है ना, और फिर देश आजाद होने के टाइम पे तो अलग पीएम तक था इनका, राइट, इनका अलग संविधान था। ठीक है, कोई भी देश के, पूरे देश के कानून एक तरफ और जम्मू कश्मीर में अलग कानून चला करते थे। तो ये स्पेशल प्रोविजन था जो हट गया बाद में 2019 में। अरुणाचल प्रदेश में आज की डेट में तुम्हें स्पेशल प्रोविजन, नागालैंड में, मिजोरम में तुम्हें स्पेशल प्रोविजन देखने को मिलता है। ये स्टेट याद रखना। होता क्या है, ठीक है, तो कई स्टेट के पास स्पेशल प्रोविजन होते हैं, क्यों? चूंकि उनका, उनकी जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा यूनिक है यार। अरुणाचल तुम्हारा चाइना के पास में है, नागालैंड में ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा है, मिजोरम भी अगेन तुम्हारा ट्राइबल लोगों का बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए स्पेशल सिचुएशन के कारण, यूनिक सिचुएशन के कारण कई स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं, कई स्टेट को स्पेशल रियायतें, छूट या स्पेशल फैसिलिटीज या राइट्स मिलती है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर के पास पहले आर्टिकल 370 था, अब हट गया है, ये याद रखना। ठीक है, इन केस कभी आ जाता है तो याद रखना। दूसरे स्टेट जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनको आर्टिकल 371 के अंदर स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। ये प्रोविजन क्या किस लिए मिला है? क्योंकि इनका कल्चर ना अलग है रेस्ट ऑफ द इंडिया से, तो इनके कल्चर, ट्रेडिशन और नीड को बचाने के लिए। ठीक है, इसीलिए ये होता है तुम्हारा स्पेशल प्रोविजन, याद रखना। अब इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया में फेडरलिज्म आज की डेट में क्या दिक्कत फेस कर रहा है? सबसे पहले अगर तुम बताओ, रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का मतलब ये होता है जब अलग अलग रीजन अपने आप को सुपीरियर समझने लगे, है ना, और डिमांड करे कि हमारे रीजन की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या हम लोग रीजन, जो हमारा रीजन है, हमारा जो क्षेत्र है वो ज्यादा बेहतर है दूसरे से। तो रीजनलिज्म ये कई बार आ जाता है ना, कई बार लोग कहते हैं यार मैं तो इस रीजन का हूँ, हम इस रीजन के हैं तो हम सब एक हैं, है ना, या हम ज्यादा बढ़िया है, ये कम बढ़िया है। तो ये चीज, पहली चीज, ये पहली प्रॉब्लम है जो फेडरलिज्म के सामने आती है। दूसरा, कई बार लोग ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। तुमने देखा होगा मणिपुर के अंदर, है ना, बहुत ज्यादा तुम देख रहे होगे नक्सलाइट तुम्हें मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। रीजन क्या है? वो लोग कहते हैं कि हमें ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, हमें सरकार की कम सुननी है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है ज्यादा पावर चाहिए डिसीजन लेने के लिए। दूसरा, क्या चैलेंज देखने को मिलता है? सेंटर स्टेट का भी कई बार डिस्प्यूट हो जाता है पावर को लेके, रिसोर्सेज को लेके। तीसरा, कई बार मान लो तुम्हें अनइक्वल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। हम लोग कहते हो रहे हैं कि पावर शेयर हो रही है, बट कई बार तुम्हारा एक राज्य जैसे महाराष्ट्र हो गया, कई बार मान लो तुम्हारी यूटी होगी, दिल्ली, ये ज्यादा डेवलप्ड है, और वहीं तुम्हारा बिहार हो गया, झारखंड हो गया, थोड़े कम डेवलप्ड है। तो अनइक्वल डेवलपमेंट हमें जब स्टेट्स के बीच में देखने को मिलता है, ये भी तुम्हारा एक चैलेंज है इंडियन फेडरलिज्म। अच्छा, अगला क्या निकल के आता है? कई बार हमें पॉलिटिक्स में डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें बताऊं, कई बार जो सेंटर और स्टेट होता है, मान लो अगर सेंटर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि चूंकि गवर्नमेंट अलग अलग है तो आपस में नहीं बनती है। ठीक है, पॉलिटिक्स को लेकर काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हम कंटिन्यूअस डायलॉग करें, कंटिन्यूअस बातचीत वगैरह करें सारे लोग, है ना, और अंडरस्टैंड करें चीजों को, तब जाके फेडरलिज्म ठीक से हो पाएगा। इंडिया में फेडरलिज्म की क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले इंडिया का जो कल्चर वगैरह है, लैंग्वेज वगैरह है, रिलीजन और रीजन जो है उसको रिस्पेक्ट करने का काम करता है। इंडिया में यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है। इंडिया में अलाउ करता है लोगों का पार्टिसिपेशन, और इंडिया में अलाउ करता है लोगों की गवर्नेंस एट डिफरेंट लेवल, और इंश्योर करता है बैलेंस डेवलपमेंट को। ये ध्यान से देखना। ठीक है, चलो। अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फेडरलिज्म का, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अक्सर मैंने देखा साथ में ही आता है, नहीं भी है, तुमने शायद जब अपनी बुक पढ़ी होगी क्लास वगैरह में, उसमें पंचायत वगैरह, म्यूनसिपैलिटीज वगैरह के बारे में तुमने थोड़ा बहुत देखा होगा। ठीक है, तो वही है ये।
अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम पीओबी से, स्पेशली बोर्ड में। बोर्ड मैंने देखा है पंचायत के बारे में बहुत पूछता है। पिछले कई सालों में बोर्ड ने पंचायत के बारे में बहुत पूछा है, म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बहुत पूछा है। कई बार डिसेंट्रलाइजेशन को भी डिफाइन करने को कहा जाता है, और कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन एक जो बोर्ड बोर्ड अक्सर पूछता है, और फेवरेट टॉपिक वो ये भी आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन तुम्हारा डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करता है, डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत करता है। तो ध्यान से देखो, डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ध्यान से देखो। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब तुम सारी चीजें केंद्र को दे दो, जब तुम सारी पावर क्या करो, सेंटर के हाथ में दे दो, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है बेटा, जब हम पावर को ट्रांसफर कर दें। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सेंट्रलाइजेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। जब हम पावर को क्या करें, सिर्फ सेंटर के पास, केंद्र के पास ना रखकर पावर को ट्रांसफर कर दें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ट्रांसफर कर दें, जो तुम्हारी हायर लेवल है, मतलब जो तुम्हारा सेंटर का लेवल है, उससे तुम्हारे लोकल लेवल पे जो तुम्हारा स्टेट का लेवल है, सेंटर का लेवल है, उससे लोकल लेवल पे, जैसे कि तुम्हारे विलेज लेवल पे, सिटी लेवल पे, है ना, उस पे। आगे समझ में? तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब हम पावर को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम हायर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है जब हम, जो तुम्हारे लोकल लोग हैं, जो तुम्हारी लोकल कम्युनिटी है, जैसे तुम्हारे गांव देहात हो गया, जैसे तुम्हारे शहर वगैरह हो गए, उनको जब हम राइट एंड एबिलिटी दे, ठीक है, अपने खुद के अफेयर, अपने खुद के मामले मैनेज करने को, उसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग तो समझ में आ गया। इसका डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग सिंपल ही होता है, वो प्रोसेस जहाँ पे हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, जैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसे पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को देने को हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। ये ना चार्ट वगैरह ऐसे बनाया करो, आंसर इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, साथ के साथ देखो बेटा, ये तुम्हारी गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट को लोगों के और ज्यादा पास लेके आती है। डिसेंट्रलाइजेशन का एक फायदा ये देखने को मिलता है, और इससे जो लोग होते हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले पाते हैं। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मीनिंग देख लो। अगेन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मीनिंग ये है, वो सिस्टम जहाँ पे लोकल बॉडीज को, जहाँ पे तुम्हारी जो पंचायत वगैरह है, जहाँ पे तुम्हारे जो विलेजेस वगैरह है, जो म्यूनसिपैलिटीज वगैरह है, उनको पावर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान में स्टेटस दिया जाता है, और उनको पावर दी जाती है कि वो अपने एरियाज में इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पंचायत भी आते हैं रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज मतलब गाँव देहात के एरियाज में, और म्यूनसिपैलिटीज भी आती है तुम्हारे अर्बन एरियाज में, यानी कि शहर के एरियाज में। क्या करता है ये? लोगों को अलाउ करता है कि वो लोकल इश्यूज को मैनेज कर पाए अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए। ठीक है, चलो अब देखो, जब भी तुम्हारा क्वेश्चन एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में बनेगा, ठीक है, अच्छा, पहले डिसेंट्रलाइजेशन से ना थोड़ा मिलता जुलता ये देख लो, एक बार ये वाला टॉपिक देखो कि डिसेंट्रलाइजेशन तुम्हारा कैसे स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, जो तुम्हारे लास्ट के दो टॉपिक बचे हैं इसमें, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में कैसे आता है तुम्हारा पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज, और उसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, विद इन 30-35 मिनट्स में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करता है, ध्यान से देखो। पहला चीज, डिसेंट्रलाइजेशन के कारण लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, पहला। ठीक है, कैसे स्ट्रेंथन करता है? डिसेंट्रलाइजेशन के कारण तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं बेटा? पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। देखो, अगर गांव में पंचायत पंचायत नहीं होगी, क्या लोग कभी फैसला ले पाएंगे अपने गांव देहात के बारे में? नहीं। तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाता है, पहला फायदा, पहला पहला चीज। ठीक है, एडवांटेज में भी यही लिखोगे। अगर क्वेश्चन आ गया एडवांटेज क्या है, क्वेश्चन आ गया स्ट्रेंथन कैसे करता है डेमोक्रेसी को, तो यही आंसर होगा। ठीक है, क्या करता है? पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। दूसरी चीज, लीडरशिप को डेवलप करता है। जब गांव देहात के लीडर खुद, जब गांव देहात के लोग खुद लीडर बनते हैं ना, तो क्या होता है? लीडरशिप डेवलप हो रही है, अपॉर्चुनिटीज देता है। आम नागरिकों को लीडर बन सकते हैं। सोचो, एक गांव का आदमी सरपंच बन गया तो क्या मुखिया बन गया, जैसे लीडर बन गया ना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। साथ के साथ गवर्नमेंट को लोगों के पास लेके आती है। स्टेट की गवर्नमेंट उतना पास नहीं है जितना पंचायत की गवर्नमेंट लोगों के पास है, तो लोगों के पास में गवर्नमेंट आती है। चौथा, लोगों को सोशल जस्टिस मिलती है। सोशल जस्टिस का मतलब ये है, जो तुम्हारे एससीज एसटीज वगैरह है, वुमेन जो है, तुमने देखा होगा पंचायत वगैरह में उनके लिए रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि बेटा, उनको समाज में जो अभी तक उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, उससे उनको क्या मिलता है? एक बात रखने का मौका मिलता है, उनको न्याय मिलता है, उनको जस्टिस मिलता है। अगला, रिसोर्सेज का बेटर यूज कर पाएंगे ना। एक गांव देहात का बंदा, जहाँ पंचायत वगैरह है लोकल वाला, वो क्या कर पाएगा? वो ज्यादा बेटर बता पाएगा कहाँ पे क्या चीज लगेगा, क्या सामान लगेगा। तो हम रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन है, उसको हम बहुत बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे। अगला, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्ड करता है। अब जब गांव के लोग खुद, है ना, जब तुम्हारे क्या शहरों के लोग खुद अपने आप को गवर्न कर रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है? लोग और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं अपनी कम्युनिटी को लेके। और लास्ट तुम्हारा क्या होता है? डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा डीपर करता है, डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा गहरा कर देता है, स्ट्रॉन्गर कर देता है, और ज्यादा मीनिंगफुल बना देता है। ठीक है, तो कंक्लूजन देख लो। अगर तुम्हें बताऊं, डिसेंट्रलाइजेशन या तुम्हारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, वो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ये लोगों को क्या करता है बेटा? ये लोगों को, सिटीजन्स को एम्पावर करता है, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है गवर्नेंस में। साथ के साथ ये हेल्प करता है बैलेंस गवर्नमेंट में, रूरल और अर्बन एरियाज में। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज तुम्हारी बैकबोन होती है। ये डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना, तुम्हारा पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के कारण होता है। और व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देम, डेमोक्रेसी बिकम रियल एंड मीनिंगफुल। और डेमोक्रेसी का असली मीनिंग तभी है
जब जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तब डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। अब मैंने तुम्हें एक टॉपिक बताया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, ठीक है, जहाँ मैं तुम्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का मीनिंग एक बार समझा दिया था, थोड़ा पीछे बैक करके देख लेना। तो इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को अश्योर करने के लिए इंडिया क्या करती है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया का जो संविधान है, वो क्या करता है बेटा, वो तुम्हारा लोकल सेल्फ गवर्नेंस को अश्योर करने के लिए जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो दो टाइप से डिवाइड करता है। दैट इज, पहला है पंचायत की फॉर्म में और दूसरा है तुम्हारा म्युनिसिपैलिटीज की फॉर्म में, ठीक है। तो इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का सहारा लेता है। अब पंचायत क्या होता है, देखो ध्यान से, तो पंचायत तुम्हारे वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे जो गांव, जो रूरल एरियाज है, वो अपना सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, वो अपने आप को सेल्फ गवर्नेंस करते हैं, ठीक है। तो जो गांव देहात के एरिया में खुद को गवर्न करने के लिए इंस्टीट्यूशन है, बने हुए हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं पंचायत या रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड होता है बाई 73rd अमेंडमेंट, 73rd जो बदलाव आया था 1992, याद रखना। इससे तुम्हारा क्या होता है बेटा, पंचायत को मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देखो बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें पता है ना कि पंचायत में 5 लोग होते हैं। पहली चीज, एक तुम्हारा सरपंच जो हेड होगा, प्रधान होगा, और बाकी अदर तुम्हारे जो पंच होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें देखने को मिलता है पहला ग्राम पंचायत, तो गांव विलेज लेवल पे। देखो इस पे कंफ्यूज मत होना, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका सीक्वेंस है, हिरार्किकल है, ये सबसे छोटा है, सबसे ऊपर वाला, फिर ये बाद वाला उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये लास्ट वाला सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है। तो सबसे ऊपर आता है तुम्हारा ग्राम पंचायत, जो कि गांव के लेवल पे क्या बनती है, तुम्हारी ग्राम पंचायत। फिर आता है पंचायत समिति, जो बनती है तुम्हारी ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले हो गया तुम्हारे गांव, और गांव की होती है पंचायत, फिर काफी सारे गांव मिलके बनाते हैं ब्लॉक, और ब्लॉक की होती है पंचायत समिति, और काफी सारे, और सारे ब्लॉक एक जिले के, सारे ब्लॉक एक जिले के मिलके बनाते हैं जिला परिषद, जो कि होती है जिले, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, ठीक है, ये याद रखना। तो मान लो अगर कोई एक्स वाई जी, मान लो कोई गांव है एक्स वाई जी, ठीक है, तो वो गांव, ठीक है, ऐसे एक्स वाई जी और 3 4 जो 6 7 गांव हो गए, ये तुम्हारे गांव सारे मिलके बनाएंगे तुम्हारे क्या, जब ये सारे गांव मिल जाएंगे बनाएंगे पंचायत समिति। और जब तुम्हारे ये सारे, ठीक है, एक जो डिस्ट्रिक्ट है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी तुम्हारे गांव वगैरह है, वो सारे डिस्ट्रिक्ट के गांव को अगर मैं एक साथ रेफर करूंगा, एक सेकंड रुक जाओ जरा सा, हाँ ठीक है, चलो, सो सॉरी बेटा, सॉरी फॉर द डिले, ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर और बढ़ते हैं। मैं तुम्हें क्या बताया, जो तुम्हारा पंचायत का स्ट्रक्चर होता है, तो इंडिया में पंचायत तुम्हारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर, सबसे पहले तुम्हारी आती है, सबसे छोटी जो होती है ग्राम पंचायत, जो कि गांव के लेवल पे होती है। उसके बाद आती है पंचायत समिति, काफी सारे गांव मिलके क्या बनाते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं, तो काफी सारे ब्लॉकों की क्या होती है, एक पंचायत समिति, जहाँ पे सारी पंचायतें बैठती हैं। फिर तुम्हारा सारी, जो सारे तुम्हारे मतलब काफी सारे ब्लॉक मिलके क्या बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ठीक है, सारे सारे ब्लॉक मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बनाते हैं, जिला परिषद, ठीक। अब देखो इलेक्शन क्या होते हैं, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे पहली चीज, जो तुम्हारा पंचायत होती है, इसमें इलेक्शन क्या होता है कि जो लोग होते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं पंचायत के मेंबर को। अब रिजर्वेशन देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें बताऊं, तो 1/3 सीट तुम्हें रिजर्व देखने को मिलती है फॉर SC ST एन, और 1/3 तुम्हें सीट देखने को मिलती है रिजर्व फॉर वुमेन। क्या फंक्शन होते हैं इनके, सबसे पहले इनका फंक्शन ये होता है कि लोकल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या फंक्शन होता है लोकल गवर्नमेंट का, ये लोकल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देते हैं, वेलफेयर की ओर ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर को देखते हैं, रोड, स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स को देखना, पॉवर्टी हटाना, एग्रीकल्चर को देखना, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को देखना, ये तुम्हारा काम होता है पंचायत का, ये याद रखना, ठीक है। अगला, फिर लोकल सेल्फ गवर्नेंस को एश्योर करने के लिए, अब गांव के लेवल पे, रूरल लेवल पे तुमने देख लिया क्या बनती है, पंचायत बनती है। अर्बन लेवल में, शहरों के लेवल पे क्या बनाया जाता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए अर्बन लेवल पे बनाई जाती है म्युनिसिपैलिटीज, तुमने देखा होगा ना, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपैलिटीज होती है तुम्हारे क्या, छोटे शहरों में, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं बड़े शहरों में, ध्यान से देखना। तो म्युनिसिपैलिटीज या तुम्हारे, म्युनिसिपैलिटीज तुम्हारे वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि अर्बन, अर्बन का मतलब है शहरों में गवर्नेंस करने के लिए, शहरों में सेल्फ गवर्नमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में कब डाला जाता है, उसको डाला गया था 73rd अमेंडमेंट से, इसको डालता है 74th अमेंडमेंट से 1992 में। इसके भी क्या क्या टाइप है, इसका सबसे पहला टाइप है तुम्हारा नगर पंचायत। क्या टाइप है बेटा, नगर पंचायत। नगर पंचायत बनाया जाता है ऐसे एरियाज के लिए जो कि ट्रांजिशनल फेज में,
ये भी तुम्हारे 3 लेवल पे होता है। सबसे छोटा तुम्हारा नगर पंचायत, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज का सबसे पहला छोटा लेवल क्या है? नगर पंचायत। ये तुम्हारा बनाया जाता है उन एरियाज के लिए जो कि ट्रांजिशन कर रहे हैं, मतलब गांव से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। उन एरियाज के लिए क्या होता है? नगर पंचायत। छोटे शहरों के लिए, छोटे टाउन्स के लिए, छोटे कस्बों के लिए होता है म्युनिसिपल काउंसिल, और बड़े टाउन, बड़े कस्बों के लिए होता है तुम्हारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब देखो इलेक्शन, अगर मैं बताऊं तो इसकी इलेक्शन भी लोग ही करते हैं, और इसमें भी तुम्हारी सीट रिजर्व होती है SC ST और वुमेन के लिए। इनका काम भी वही होता है जो तुम्हारा पंचायत वगैरह का होता है, पानी वगैरह की सप्लाई, ड्रेनेज देखना, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ और रोड वगैरह, पार्क वगैरह बनाना, ठीक है। अच्छा, विद दिस आई थिंक मैंने सारा इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारा फ्रॉम दिस चैप्टर फेडरलिज्म मैंने समझा दिया है। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा मुझे एक बार कमेंट में, ठीक है, लिख के दे दो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, उसमें मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो आई थिंक कि सारा कवर हो गया है, कुछ रह रहा है तो बता देना मुझे, ठीक है। एग्जाम POV से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बोर्ड के लिए स्पेशली, तो बहुत ध्यान से देखना। अगेन आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। तो इसको एक बार देखो, और देखने के साथ साथ मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, राइट। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।